लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर अंडरलाइन लीनियर ही चल रहा है। उस लीनियर की जो बाउंड्री थी, जो लीनियर की लाइन थी, उस लीनियर की लाइन को हमने कह दिया हमारी बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, उस लीनियर की लाइन को हमने कह दिया बाउंड्री कंडीशन। नाउ लॉजिस्टिक फंक्शन क्या है हमारा? लॉजिस्टिक फंक्शन क्या है हमारा? लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहती है y hat is equal to g of z where is equal to 1 over 1 plus e raised to power minus z। एस्टिमेट मेरा क्या है? एस्टिमेट है मेरा y hat। अब आपको याद होगा हमने बात की थी कि जरूरी नहीं है कि आपका एस्टिमेट हमेशा ठीक हो सकता है यहाँ पे जो आपने एस्टिमेट किया था, यहाँ पे एक पॉइंट लाइंस के नीचे होना चाहिए था, आपने लाइन के ऊपर, एक्चुअल वो पॉइंट लाइन के ऊपर था। आपने जो लाइन ड्रॉ की, आपने जो डिसीजन बाउंड्री बनाई, वो पॉइंट लाइन के नीचे के बजाय लाइन के ऊपर चला गया। सिमिलरली यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट था जो कि लाइन के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन आपकी डिसीजन बाउंड्री कुछ ऐसी बनी कि वो पॉइंट लाइन के नीचे आ गया, तो आपने उस पॉइंट को मिसक्लासिफाई किया है। तो आपने अपनी लाइन को करेक्ट करना है। पहले तो क्या था, आप एमएससी लेते थे, लीनियर रिग्रेशन पे आप रुकते थे, वहीं से आप मींस उसका एरर लेते थे, कैलकुलेट करते थे और वापस चले जाते थे और अपनी लाइन के स्लोप को अपडेट कर लेते थे। लेकिन अब आप उससे एक स्टेप आगे आ गए हैं। आपको आगे आके पता चला कि आपकी मिसक्लासिफिकेशन हुई है। ठीक है, आपको मिसक्लासिफिकेशन कहां पे पता चला? लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाने के बाद। तो आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन से पीछे जाना है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एरर क्या कहता है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एरर कहता है, एरर ऑफ फॉर माय y hat is equal to y times log base 2 of y hat plus 1 minus y times log base 2 of 1 minus y hat। ये अगर वैल्यू पॉजिटिव थी तो लॉग ले लो, और अगर वैल्यू 0 थी, अगर वैल्यू 1 आनी चाहिए थी, तो ये वाला पोर्शन एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आंसर, एक्चुअल आंसर की वैल्यू 0 थी, नेगेटिव केस था, फॉल्स केस था, तो ये वाली वैल्यू एक्टिवेट हो जाएगी। जी यहां पे देखिए, जब हम कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं, इसको हम अब एरर की जगह कॉस्ट फंक्शन कह देते हैं। कॉस्ट ऑफ y hat। जब हमारे पास लीनियर रिग्रेशन थी, तो हमने कहा था बाय कॉस्ट ऑफ y hat इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ y माइनस y hat, ठीक है, का स्क्वायर। और जब मेरे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन थी, लॉग रेग थी, जब मेरे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ गई, तो मैंने कहा बाय कॉस्ट ऑफ y hat इज इक्वल टू, हाँ जी, अगर मैं कॉस्ट ऑफ y hat इज इक्वल टू y log base 2 of y hat प्लस 1 माइनस, सॉरी 1 ओवर नहीं, 1 माइनस y टाइम्स log base 2 of 1 माइनस। ठीक है, वजह क्या है कि अगर मैं ये वाली कॉस्ट, लीनियर रिग्रेशन वाली कॉस्ट यहां पे अप्लाई करूं ना, और उसके बाद उसकी एवरेज लेके करूं, तो मेरे पास कुछ वैल्यू इस तरह की बन रही होगी। मेरे पास बहुत सारे उसके अंदर लोकल वो होंगे, इस वजह से मेरे पास प्योर कॉन्वेक्स फंक्शन नहीं बन रहा होगा, इस वजह से मुझे इस तरफ आना पड़ा। सो मैं कहता हूं जी, व्हाट इज माय मीन कॉस्ट? जब मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा था, तो माय मीन कॉस्ट या मीन कॉस्ट क्या थी? 1 over 2n समेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ y माइनस y, या इसको इस तरह लिख लें, समेशन ऑफ y i माइनस y i hat, ठीक है, का स्क्वायर। बट दिस पोर्शन वाज माय कॉस्ट ऑफ y एंड y hat। सो मैंने कहा जी दिस वाज 1 over 2n। तो मैं यहां पे जब आऊंगा तो मैं यहां पे भी ये लिखूंगा, मीन कॉस्ट इज 1 over 2n समेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ y एंड y hat फॉर द ith रिकॉर्ड, but this is now equal to 1 over 2n summation of y I log base 2 of y I hat plus 1 minus y I times log base 2 of 1 minus y I hat। ठीक है, जो काम यहां पे हो रहा था वही काम मैंने यहां पे किया, कोई नया काम नहीं किया, कुछ किया मैंने नया काम। और एक गड़बड़ जो हम करते आ रहे हैं, यहाँ पे एक माइनस भी आना था, ये एक माइनस बाहर था, इसके ऊपर 1 माइनस y है, तो यहाँ पे 1 माइनस y hat आएगा। ठीक है, और यहाँ पे उसके साथ बाहर ऑब्वियसली एक माइनस था जो मैं लगाना भूल गया था, तो आप भी पेपर में लगाना भूल जाते हैं और मैं आपके नंबर काटता हूँ। ठीक है, वो माइनस, कितने लोग थे जिन्होंने ये माइनस नहीं लगाया था? व्हाट वाज माय लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, लीनियर रिग्रेशन में मेरे पास फंक्शन क्या था? m0 x0 प्लस m1 x1 प्लस mk xk। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन था, दिस वाज माय y hat। और मैंने जब इस लाइन को मॉडिफाई करना था, मुझे क्या करना पड़ता था? जब मुझे इस लाइन को, ये एक लाइन थी ना, जब इस लाइन को मुझे मॉडिफाई करना पड़ता था, मुझे क्या करना पड़ता था? जब ये लाइन पहले लेट से मैंने एस्टिमेट की कि ये लाइन कुछ इस तरह की है, अब मैंने अगली मरतबा एस्टिमेट करने के लिए नई लाइन की इस तरह की है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे m की नई वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती है। सो m की नई वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए मैं कहता हूं जी m नॉट न्यू इज इक्वल टू m नॉट करंट माइनस अल्फा टाइम्स एरर
ड्यू टू m नॉट। फिर m1 न्यू इज इक्वल टू m1 करंट माइनस अल्फा टाइम्स एरर ड्यू टू m1। m2 न्यू इज इक्वल टू m1 करंट माइनस अल्फा टाइम्स एरर ड्यू टू m2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो व्हाट इज माय एरर, या इसको जनरली स्पीकिंग हम कहते हैं जी mk न्यू इज इक्वल टू mk करंट माइनस अल्फा टाइम्स एरर ड्यू टू mk। अब सिस्टम में mk की वजह से कितना एरर है वो किस तरह पता चलता है? सिस्टम में mk की वजह से कितना एरर है किस तरह पता चलता है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू mk। सो हम कहते हैं जी पार्शियल ऑफ माय msc ऑफ माय विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल ऑफ mk, ये कैलकुलेट करते हैं ना, ये कैलकुलेट करते हैं। बट दिस इज एक्चुअली माय मीन कॉस्ट जी, दिस इज एक्चुअली माय मीन कॉस्ट। व्हाट इज माय msc? msc को मैंने अभी अपनी मीन कॉस्ट बताया है, msc इज माय मीन कॉस्ट। तो जब मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जाऊंगा तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो वेरिएबल्स मुझे अपडेट करने हैं तो उन वेरिएबल्स के लिए भी मुझे पार्शियल ऑफ मीन कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जब मेरे पास, अच्छा ये मुझे बताइए, एक और बात करते हैं। मैं कहता हूं जी, मैं कहता हूं सो दिस इज mk न्यू इज इक्वल टू mj कहते हैं, mj न्यू इज इक्वल टू mj करंट माइनस अल्फा ओवर सॉरी डेल्टा अल्फा टाइम्स डेल्टा बाय डेल्टा mj ऑफ माय 1 ओवर 2n सब्मिशन ऑफ y हैट माइनस y i का स्क्वायर। जब मैं यही काम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए करूंगा, लॉग रैक के लिए कर रहा हूं, तो mj न्यू इज इक्वल टू mj करंट माइनस अल्फा ऑफ डेल्टा बाय डेल्टा mj ऑफ माय कॉस्ट ऑफ y हैट एंड y, सॉरी एवरेज कॉस्ट एंड व्हाट इज माय एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, अब मैं यहां पे सिर्फ एवरेज कॉस्ट वाला लिख देता हूं, दिस इज 1 ओवर 2n ऑफ समेशन ऑफ कॉस्ट फॉर द i रिकॉर्ड एंड द ith रिकॉर्ड एस्टिमेटेड वैल्यू। ये पोर्शन एमएससी था ना, ये पोर्शन एमएससी था। जब इसका आंसर लेते थे तो 1 ओवर n आता था ना, जब इसका ये कैलकुलेट होता था तो हमारे पास 1 ओवर n आता था, ठीक है। सो आखिर में जाके हमें इस फंक्शन का जो कॉस्ट फंक्शन था, उस कॉस्ट फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता था। तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर mj फॉर माय कॉस्ट ऑफ y and y hat for the ith record, what is this? So what is delta by delta mj? What was my cost? Minus y log base 2 of y hat plus, ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस 1 minus y log base 2 of 1 minus y hat। हाँ जी, अब इसका जरा डेरिवेटिव लें, y hat कांस्टेंट है, क्या होगा? एज इट इज आ जाएगा। इसका यार सिंपल बता देता हूं, इतनी वो नहीं करते, आखिर में जाके आपको सिग्मॉइड का कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, आखिर में जाके आपका जहां पे भी आप जाओगे, आखिर में जाके आपका जब y हैट का डेल्टा बाय डेल्टा कैलकुलेट करोगे y हैट के लिए, तो वहां पे आपका सिग्मॉइड आ रहा है, y हैट इज योर g ऑफ z। तो g ऑफ z के लिए आपको z पे पहुंचने से पहले आपको g का डेरिवेटिव भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टेप पे करते हैं ना, फंक्शन है तो पहले आप g का कैलकुलेट करेंगे, g के बाद z में जाएंगे तो फिर z का कैलकुलेट होगा ना, और z के अंदर x और y x यूज x m नॉट और x यूज हुए हैं। सो ये फंक्शन है हमारे पास, g ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस z, और अगर आप कहो कि मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूं तो दैट इज g ऑफ z टाइम्स 1 माइनस g ऑफ z। सिग्मॉइड का डेरिवेटिव मैंने आपको बताना था, एक्चुअली इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद क्या था कि सिग्मॉइड का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। सिग्मॉइड का डेरिवेटिव g इनटू 1 माइनस g। ऑलराइट, सो लेट्स से ये हमारे पास 3 रिकॉर्ड है और हर रिकॉर्ड के मेरे पास दो पैरामीटर हैं, x1 और x2, तीसरा पैरामीटर, तीसरी वेरिएबल, तीसरा मैंने जो है वो फीचर खुद ऐड किया 1 1 1 के हिसाब से, x0 मैंने खुद ऐड किया। y की वैल्यूज मेरे पास जो आउटपुट वैल्यूज है वो पहले रिकॉर्ड की और तीसरे रिकॉर्ड का आंसर मेरे पास 0 आना चाहिए, और रिकॉर्ड नंबर 2 का आंसर मेरे पास 1 आना चाहिए, और मेरे पास जो m की वैल्यूज दी गई हैं वो 0.3, 0.1 और 0.7 है, ठीक है, 0.3, 0.1 और 0.7 है। सो मेरे पास 3 इनपुट्स हैं, x0, x1 एंड x2, ठीक है। मैं पहले रिकॉर्ड r1 की बात करता हूं, दिस इज लेट्स से माय r1, सो r1 दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 3 एंड दिस बिकम्स 4। इस x0 को मैं m0 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको मैं m1 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको मैं m2 से मल्टीप्लाई करता हूं, और मेरे पास इसका आंसर आता है a,
इसका आंसर आता है बी और इसका आंसर आता है मेरे पास सी। और फाइनली मैं कहता हूं जी कि माय वाई हैट इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यहां तक बात फॉलो कर रहे हैं? सो इसको भी मैं एक इंटरम स्टेप में कर लेता हूं। मैं कहता हूं जी इसके बाद मैं इन ए बी सी को कंबाइन करता हूं और कंबाइन करने के बाद मैं कहता हूं ये मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी आ गया, एक इंटरम स्टेप, और ये दिस इज माय जेड। और उसके बाद मैं जी ऑफ जेड या जी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करता हूं विच इज माय वाई हैट। ये बात फॉलो कर रहे हैं? जब मैंने पहले रिकॉर्ड के लिए किया तब यहां पे मैंने 1 3 4 डाला। जब मैं दूसरे रिकॉर्ड के लिए करूंगा तो यहां पे मैं 1 1 और 5 लिखूंगा। बाकी कैलकुलेशन मेरी उसी तरह रहेगी। उसने m1 से मल्टीप्लाई होना है, उसने m2 से मल्टीप्लाई होना है, उसने m3 से मल्टीप्लाई होना है, फिर ए बी और सी आपस में एडअप होनी है और उसके बाद उनका वो कैलकुलेट होना है। तो मैं एक फंक्शन बना सकता हूं जिस फंक्शन की 3 इनपुट्स होंगी। क्या मैं एक फंक्शन बना सकता हूं जिसकी 3 इनपुट्स हों? उसको मैं सिर्फ ये इनपुट्स पास कर दूं 1 3 और 4 या 1 1 और 5 और वो बाकी सारी कैलकुलेशंस करके मुझे दे दे। ठीक है, मैं एक बिल्डिंग ब्लॉक बना सकता हूं। ठीक है, जब तीसरा रिकॉर्ड आएगा तो 1 5 7 बन जाएगा, 1 5 एंड 7 बन जाएगा। यहां तक बात फॉलो कर रहे हैं? यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। सो मेरे पास जो भी इनपुट आती है वो m0 से मल्टीप्लाई होती है। उसकी पहली वैल्यू m0 से मल्टीप्लाई होती है, उसकी दूसरी वैल्यू m1 से मल्टीप्लाई होती है, उसकी तीसरी वैल्यू m2 से मल्टीप्लाई होती है और मेरे पास वैल्यू c आ जाती है। पहली वैल्यू से मेरे पास a आता है, दूसरी वैल्यू से मेरे पास b आता है और तीसरी वैल्यू से मेरे पास c आता है। और उसके बाद ये तीनों कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी बन जाता है। और उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का जो मेरे पास सोल्यूशन आता है उस सोल्यूशन का मैं g ऑफ z कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये ठीक है, और पहले हाफ में मैं उसका z कैलकुलेट करता हूं और z कैलकुलेट करने के बाद मैं g ऑफ z कैलकुलेट करता हूं और उसके बाद से वहां से मुझे एक आउटपुट y हैट मिल जाती है। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। x0 ने m0 से मल्टीप्लाई होना है, x1 ने m1 से मल्टीप्लाई होना है, x2 ने m2 से मल्टीप्लाई होना है। इन सब ने चांसेस ने समेशन होनी है। समेशन होने के बाद इन सब के ऊपर सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई होना है और सिग्मॉइड फंक्शन के बाद जो उसकी आउटपुट होगी उसको y हैट कह देना है। ठीक है, दिस डायग्राम that I have shown you is called logistic unit. This diagram that I have shown you is called logistic unit. और हम अपनी next classes में देखेंगे कि हम अपने logistic units को के साथ क्या क्या कर सकते हैं और उन logistic units को जोड़ सकते हैं। एक logistic unit can become the input for a next logistic unit. And this is the basic concept behind the artificial neural network. ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे दैट इज ANN या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और उसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, हम लॉजिस्टिक यूनिट्स को आपस में जोड़ रहे होंगे। हर लॉजिस्टिक यूनिट की कुछ इनपुट ब्रांचेस होंगी और उन इनपुट ब्रांचेस का कोई एसोसिएटेड वेट होगा, m हम कह रहे हैं एसोसिएटेड वेट होगा जिसके साथ उसकी इनपुट वैल्यू ने मल्टीप्लाई होना है। जो भी इनपुट आ रही है वो उस एसोसिएटेड वेट से मल्टीप्लाई होगी। सारे वेट्स मल्टीप्लाई होने के बाद एडअप होंगे, एडअप होने के बाद उनके ऊपर कोई स्क्वैशिंग फंक्शन अप्लाई किया जाएगा। स्क्वैशिंग फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमारे पास उस लॉजिस्टिक यूनिट की आउटपुट आ जाएगी और हो सकता है कि वो लॉजिस्टिक यूनिट की आउटपुट किसी नेक्स्ट लॉजिस्टिक यूनिट की इनपुट बन जाए। फॉर एग्जांपल वी कैन से कि हमारे पास यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे बना लेते हैं एक लॉजिस्टिक यूनिट है जिसकी 3 इनपुट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसका m0 है, इसका m1 है, इसका m2 है और इसकी एक आउटपुट है। ये हमारे पास किसकी है? पर्पल कलर का। एक हमारे पास लेट्स से ब्लू कलर का लॉजिस्टिक यूनिट है, इसकी भी यही इनपुट्स हैं। इसको भी हमने x0, x1 और x2 पास किया और ब्लू वाले को भी हमने x0, x1 और x2 पास किया। ब्लू वाले के अपने वेट्स होंगे, वो वेट्स पर्पल वाले से फर्क होंगे। इनपुट सेम है और ये दोनों इनपुट्स जो हैं दे बिकम दी लेट्स से एक मैं ग्रीन यूनिट बना लेता हूं। ये इसकी इनपुट बन गई, ये इसकी इनपुट बन गई और एक तीसरी इनपुट में एडिशनल इंक्लूड करूंगा जो इसका x0 इक्वल टू 1 होगा और इसका अपना m0 होगा, इसका m1 होगा, इसका m2 होगा और इसका y हैट होगा। ठीक है, ये इसका y हैट, ये पर्पल वाले का y हैट था। दिस वाज द y हैट फॉर पर्पल एंड दिस वाज द y हैट फॉर ठीक है ब्लू। दिस वुड बिकम x0, दिस वुड बिकम x1 फॉर ग्रीन एंड दिस वुड बिकम x2 फॉर ग्रीन जी। और इस तरीके से मैं मल्टीपल उनको जोड़ सकता हूं। ठीक है, यहां पे भी देखिए कि x0 और x2 तो मुझे यूजर ने प्रोवाइड किए थे,
एक्स नॉट मैंने खुद अपने पास से ऐड किया था, x1 x2 यूजर से आ रहे थे, यूजर का डेटा था, x1 इक्वल टू 1 मैंने खुद से ऐड किया हुआ है अपने बायस वैल्यू को। अगर आपको याद हो मेरा mx प्लस b में जो बायस थी, जो मेरा इंटरसेप्ट था, उस इंटरसेप्ट को हैंडल करने के लिए मैंने x नॉट यूज किया था और x नॉट की वैल्यू मैंने 1 कंसिडर की थी, तो वही x नॉट यहां पे भी आ गया। यहां पे इसका भी तो बायस होगा, कोई इसका भी तो कोई इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। और इसको हम जोड़ते जाएंगे और जोड़ के हम जो है वो फाइंड आउट करते जाएंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हैं, तो सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो एक लीनियर लाइन के ऊपर अपना वो बना रहा होता है, डिसीजन बाउंड्री बना रहा होता है। जो उसने डिसीजन बाउंड्री बनानी है वो किस पे बनानी है? एक लाइन पे बनानी है, ठीक है। जो ये हमारा ये था, ये वाला केस, इसने अपनी डिसीजन बाउंड्री एक लाइन पे बनानी है। अब एक लाइन यहां से हमें पर्पल वाला बता रहा है, सॉरी पर्पल बना लेते हैं। यहां से एक लाइन हमें, लेट्स से एक डिसीजन बाउंड्री हमें पर्पल वाला बता रहा है और एक डिसीजन बाउंड्री हमें ब्लू वाला बता रहा है। ब्लू वाला कह रहा है कि जी मेरे हिसाब से जो मुझे डेटा या मेरी जो वैल्यूज है, एम नॉट की वैल्यूज है, उसके हिसाब से ये डिसीजन बाउंड्री इस तरह है, और इसने कहा जी मेरे पास ये डिसीजन बाउंड्री इस तरह है। और ग्रीन वाले ने इन दोनों इनपुट्स को, इन दोनों डिसीजन बाउंड्रीज को मिला के, ग्रीन वाला माइट गिव यू अ डिसीजन बाउंड्री दैट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। इन दोनों को मिला के डिसीजन बाउंड्री ये बना देता है। लेट्स बात फॉलो कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज बना रहा है, क्योंकि जो हमारी सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन थी वो हमारी सिंपल डिसीजन बाउंड्री बनाने के काबिल थी। जब हमने मल्टीपल डिसीजन बाउंड्रीज को लेके उसके ऊपर कुछ वेट सप्लाई किया और उसके ऊपर हमने काम किया, तो हम वहां पे कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज बनाने के काबिल हो, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज बनाने में कामयाब हो जाएंगे इस तरीके से जी। सिमिलरली अगर हमें सर्कुलर डिसीजन बाउंड्री चाहिए तो वो सर्कुलर डिसीजन बाउंड्री भी हम बना सकते हैं।